जी हां दोस्तों, शाह ने देश भर में तैनात करा दी फोर्स। नेपाल में तख्ता पलट और हिंसा का कारण सोशल मीडिया बैन नहीं बल्कि भारत के मोदी राज वाला कारण निकला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई नेपाल के अंदर सोशल मीडिया बैन कारण नहीं था बल्कि भारत के अंदर जो स्थितियां हैं उन्हीं स्थितियों को लेकर के नेपाल वासी आक्रोशित थे? क्या वाकई नेपाल के अंदर जिस तरीके से संसद में आग लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट तोड़ी गई, जिस तरीके से वहां पर लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां के, क्या भारत में वैसा अंदेशा बनता जा रहा है? आखिर क्यों भारत के अंदर फोर्स तैनात की जा रही है और विशेष रूप से इन जगहों पर जो सीमाएं भारत के नेपाल से लगती हैं? सब कुछ बताते हैं आपको दोस्तों, नेपाल में खतरनाक विद्रोह के बाद जिसमें 2 दर्जन लोगों की मौतें हो चुकी हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, नेपाल के आर्मी चीफ ने बाहर आकर लोगों से शांति की अपील की है। मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है और आर्मी अब वहां के फिलहाल केयरटेकर सरकार की भूमिका में है। मगर दोस्तों, नेपाल की मौजूदा स्थिति का असर भारत पर ना पड़े, इसे रोकने की चिंता में मोदी शाह वो इलाके जिनकी सरहदें नेपाल से टच करती हैं उनके सीएम, खासतौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार बातचीत है। केंद्र सरकार और एसएसबी ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि नेपाल की अशांति का असर भारतीय क्षेत्र में ना पड़े। तो क्या भारत में वैसे तनाव, वैसी स्थिति का खदशा या फिर खतरा मंडरा रहा है? क्या भारत में ऐसा संभव है? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हो गया। यानी कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में ये घटनाएं घट चुकी हैं। तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट यूं ही नहीं, आपने देखा बांग्लादेश बीते दिनों में किस तौर पर वहां पर शेख हसीना के घर में घुस करके किस तौर पर क्या कुछ किया गया था। तो क्या जो हर तरफ भारत के अंदर फोर्स तैनात की जा रही है इसी डर की वजह से? क्योंकि नेपाल में जो बताया जा रहा है कि साहब वो सोशल मीडिया बैन उतना बड़ा वजह कारण नहीं था। वहां पर महंगाई जिस तरह पर चरम पर थी, बेरोजगारी जिस तरह चरम पर थी, भ्रष्टाचार जिस तरीके से उफान पर था, जिसकी वजह से लोगों का आक्रोश पिछले काफी दिनों से अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। और फिर ये तत्काल रीजन जो आया, फट पड़े लोग। जेन जेड के नेतृत्व में नेपाल में बड़े पैमाने पर जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए वो लंबे समय से पनप रहा था, अचानक से भड़का ये नहीं है। विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन जिस तौर पर खत्म हुआ, ओली शर्मा जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, जिस अंदाज में हाल में वो चीन से लौटे हैं, सितंबर के अंत में भारत यात्रा पर आने वाले थे, उससे पहले सब कुछ हो गया। दोस्तों, नेपाल में चल रहे इस हिंसक प्रदर्शन के कारण भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त है। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने सीमा पर निगरानी बढ़ाई है ताकि नेपाल में चल रहे अशांति का असर भारतीय क्षेत्र में ना हो। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पानी टंकी सीमा पर विशेष रूप से हाई अलर्ट जारी किया गया। एक्सपर्ट प्रदर्शनकारियों की तरफ से आंदोलन के दौरान लगाए जा रहे नारों और पोस्टरों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। प्रदर्शन करने वाले लोग कहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भाई भतीजेवादी हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बड़े पैमाने पर पलायन जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा बल्कि लंबे समय से पनप रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल की युवा यूट्यूबर्स सरकार की पोल खोलने लगे थे, यानी कि सोशल मीडिया वहां की बड़ी भूमिका में था। मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की तरह पालतू डॉगी और सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाला वहां पर भी था, मगर जो डिजिटल और सोशल मीडिया यूट्यूबर पत्रकार वो वहां की सरकार की पोल खोल रहे थे, ठीक भारत की तरह। अब सही सुन रहे हैं दोस्तों, वहां की टूटी सड़कें, भूखमरी के शिकार लोग, पलायन तक के मुद्दों पर असंतोष आंदोलन का रूप ले चुका है। इस बीच भारत सरकार ने भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी। स्थिति स्थिर होने तक वहां की यात्रा ना करें। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है, कहा गया कि अपने मौजूदा निवास पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें, सावधानी बरतें। नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का
पालन करने की सलाह दी गई। किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की बात कही गई। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की लंबी और खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों से गुजरती है। इस खुली सीमा के कारण दोनों देशों के नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन करते हैं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। हालांकि सुरक्षा का भी खतरा है, क्योंकि नेपाल से हवाला, नेपाल से आतंकी घुसने, नेपाल से अलग अलग तरह के क्रिमिनल या भारत के क्रिमिनल भाग करके नेपाल चले जाते हैं। हालांकि नेपाल में अशांति के दौरान इस खुली सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने ज़रूरी हो जाता है, ताकि कोई अवांछित गतिविधि भारतीय क्षेत्र में ना हो। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पानी टंकी सीमा पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। दार्जिलिंग के पुलिस अधीक्षक परवीन प्रकाश ने कहा कि ये एक पुलिस चौकी स्थापित की गई और बलों की सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अलर्ट मोड में रखा गया। स्थिति की निगरानी वहां पर लोग कर रहे हैं। फोर्स, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ट्रक की आवाजाही रुकी हुई है। व्यापार आंशिक रूप से प्रभावित हो चुका है। उत्तर प्रदेश अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस तरह के अलर्ट जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर पर्याप्त तैनाती की गई और कई सीमा चौकियों पर सख्त जांच चल रही है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ समन्वय को भी बढ़ाया गया, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू रहे, सुरक्षा बनी रहे। भारत नेपाल सीमा पर पहले भी नेपाल अशांति के दौरान अलर्ट जारी किए गए। 2015 में मधेसी आंदोलन के दौरान भी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसे व्यापार और सीमा पार आवागमन को प्रभावित किया था। नेपाल में हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कारण जिस तरीके के प्रदर्शन शुरू हुए और जैसे कि पहले से जो गुस्सा उनके मन में अशांति बना करके फट रहा था, और इस बीच में इसकी वजह से जो झड़पें हुई, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिस अंदाज में ये पूरा हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ, नेपाल सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, मुख्यालयों, सिंघा दरबार में घुस करके तोड़फोड़ और आगजनी हुई। आप जानते हैं नेपाल के प्रदर्शन की शुरुआत कैसी हुई, किस तौर पर अब वहां के हालात हैं। अब ऐसी स्थिति में आर्मी वहां पर बढ़ करके एक केयरटेकर की सरकार की भूमिका में है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में जिस तरह हमला किया, सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमला किया, नेपाल कांग्रेस पर हमला किया, संसद में आग लगाई, सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ की, केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री थे, उनकी निजी आवास राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस करके हमले किए। उन दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। अब नेपाल के हिंसक प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता ने भारत नेपाल सीमा में पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के लिए मजबूर किया। इस अशांति को लेकर कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली चीनी समर्थक हैं, इसलिए इसमें अमेरिका की भूमिका हो सकती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि चीन विरोध को भड़का रहा था, ताकि अमेरिका के एमसीसी निवेश को कमजोर किया जा सके। मगर दोस्तों, जो स्थितियां नेपाल के अंदर हैं, सिर्फ सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, वहां पर जो लोग सत्ता पक्ष के हैं मालामाल हो रहे हैं, ये गुस्सा लोगों के अंदर है। भुखमरी के लोग शिकार हैं, पलायन है। भारत के अंदर भी वही स्थिति है। चंद लोगों के हाथ में पैसे हैं, बाकी लोग गरीब से गरीब हैं। जिंदगी गुजारने के लिए, घर चलाने के लिए लोगों को मेहनत और मशक्कत के बावजूद पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पैसा तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति इस सरकार ने 11 वर्षों से बना रखी कि कुछ लोगों के हाथ में पूंजी इकट्ठा हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, नेपाल, अगर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो भारत में भी इसके संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फिलहाल यहाँ पर ऐसा होना संभव नहीं, लेकिन हालात कौन जानता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।